साथियों, जो डिबेट के फ्लोर पर लाइव शो में महिला के साथ एक बदतमीजी हुई है या कोई बदतमीजी के अल्फाज बोले गए हैं, उस बात को डिस्कस करने का आज मौका मिला है, उसका विश्लेषण करने का। 3 हिस्सों में अपनी बात रखूंगा। पहले, ऐसी स्थिति में मैं क्या करता हूं। दूसरा, ऐसी स्थिति में उस महिला ने क्या किया, सम्मानित महिला ने। और तीसरा, इसके पीछे का विश्लेषण क्या है, या इसके पीछे की लॉजिक क्या है कि जो उस महिला से बोला गया वो गलत बोला गया। तो इन तीनों को आज हम लेके चलते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हद तेरी की कटर छापो। कैसे हैं जनाब? तो साहब, आज उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसमें मुझसे बहुत से लोग इस मुद्दे पर बात करने की बात कर रहे थे। ऐसी स्थिति में मैं क्या करता हूं, ऐसी स्थिति में उस महिला से मुझे क्या उम्मीद थी और घटना को मैंने अपनी नजरिए से कैसे देखा। और तीसरा, इसका विश्लेषण भारत के संविधान और शरीयत के हिसाब से। तो इसमें से एक गटर छाप है जो शाहीन बाग के जो तीसरी गली है, उसमें जब अंदर जाओ तो चौथे गटर के पास एक कूड़े का ढेर है। कुछ वहां सुअर बैठे रहते हैं, सामने चिकवे की दुकान है, उसके बिल्कुल सामने रहता है। तो उसने इसी तरह सोशल मीडिया पर मेरे साथ एक्ट स्मार्ट करने की कोशिश की। कह रहा था, मच्छर भुनभुना रहा था, मैं हाथ मार के उड़ा दिया रिजवान अहमद को। तो देखो भाई, मैं कभी भी अपनी लड़ाइयां सोशल मीडिया पर नहीं लड़ता हूं। इसीलिए कोई भी अगर कोई लड़ाई अगर सोशल मीडिया पर लड़ता है, चाहे वो मीटू हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे कोई भी हो, तो मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता हूं। पहले आप लीगल हिस्सा पूरा करिए, लीगल पार्ट पूरा करिए एज अ लॉयर। उसके बाद भले आप सोशल मीडिया पर अपनी बात रखें। सोशल मीडिया भी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, लेकिन कानून, न्यायालय और पुलिस से महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस गटर छाप ने, जो शाहीन बाग के पास रहता है, एक दूसरा गटर छाप भी है, उसको मैंने अक्सर डिबेट्स में बहुत गरियाया है। ये सब मुझसे दूर भागते हैं। तो ये मेरे साथ एक्ट स्मार्ट करने लगा आज से करीबन 1 महीना पहले। मैंने एक तहरीर लिखी, मैं थाने चला गया। सेक्शन 500 में, 504 में, आईटी एक्ट में और इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी में मैंने इसके ऊपर एफआईआर लिखवा दी। यह सोच रहा था कि रिजवान कहीं पीछे हट जाएगा। यह मुझे गलत एस्टिमेट कर गया कि रिजवान पीछे हटने वाली चीज नहीं है। मैंने एफआईआर लिखा दी, फॉरेंसिक से एस्टैब्लिश हो गया 3 दिन की इंक्वायरी में, और हमारे साइबर से भी इसका पूरा डिटेल निकल के सामने आ गई है। अब महीना, 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना इसको लखनऊ आना पड़ेगा। मैं इसके पिछवाड़े डंडा डाल दूंगा, मैं इसके गुल्ली ठोक दूंगा। अभी ये बात सुन के हो सकता है मुस्कुराएगा। कानून अपना काम बड़ा धीरे धीरे करता है। यही मैं खिलाड़ियों को समझा रहा था। जो मेरा भी कहीं कुछ उलझ जाता है ना मुझसे, मैं बड़ा ठंडा करके खाता हूं, बड़ा ठंडा करके। अभी एक बीडब्ल्यू भी इशू हुआ है, वो भी बड़े सूरमा बन रहे थे, रिजवान अहमद के गिरेबान पर हाथ डाल रहे थे। उनका मैंने बेलेबल वारंट इशू करा दिया है। बहुत जल्दी शाहीन बाग के गटर छाप का भी करवा दूंगा, और फिर मैं कानून से, पुलिस से लड़ाई लड़ता हूं। तो यह तो हुआ मेरा पार्ट, मैं किस तरीके से लड़ता हूं। इन दोनों गटर छापों ने, जिन्होंने स्टूडियो में बदतमीजी करी है, महीना, 2 महीना, 4-6 महीने के अंदर इनको लखनऊ आना पड़ेगा और मैं इनके डंडा रेल दूंगा, लेकिन बड़ी धीरे धीरे। कानून का डंडा बहुत धीरे धीरे अंदर जाता है, लोगों को पता नहीं चलता है, पहला। दूसरा, जो ये मैंने पूरी घटना देखी एज ए पर्सन हु इज ए क्रिमिनल लॉयर, चाहे इसको आप मेरी मजबूरी कहें, चाहे मेरी बीमारी कहें, हर आदमी, कोई डॉक्टर हो, कोई फौजी हो, कोई पुलिस वाला हो, हम अपने ही दायरे के नजरिए से उसको देखते हैं। 3 दिन के अंदर 2 बैक टू बैक घटनाएं होती हैं। एक तरफ उसमें मुसलमान दाढ़ी वाले हैं जो जाहिल हैं, जो गटर छाप हैं, एक तरफ एक महिला है। दोनों लाइव शो हैं, एक ही तरह की बात 3 दिन के अंदर बैक टू बैक बोली जाती है, और लगभग एक ही तरह का रिएक्शन उस महिला से आता है, और मौके पर अधिवक्ता होते हुए उसकी एफआईआर नहीं होती है, उसकी कार्रवाई नहीं करी जाती है। यह बात मुझे एज ए क्रिमिनल लॉयर कुछ समझ में नहीं आ रही। बस इतना बोलूंगा। ये पूरा जो चेन है मुझे समझ में नहीं आ रही। फिर मुझे पता चला कि
फिर मुझे अभी पता चला है कि यूपी गवर्नमेंट को, योगी आदित्यनाथ को, यूपी पुलिस को एक कंप्लेन करके उनके पोर्टल पर, ऑनलाइन पोर्टल पर डाली गई है कि भैया ये साथ घटना हुई थी। एक अधिवक्ता को ये चीज शोभा नहीं देती, एक अधिवक्ता को ये काम करने का तरीका नहीं है। इस तरीके को मैं वही मानूंगा कि आप सोशल मीडिया को पहले रख रहे हो और वकील होते हुए, अगर आप वकील हो, जैसा मैंने सुना है, वकील होते हुए आप कानून और पुलिस को पीछे रख रहे हो। जो मैं महिला खिलाड़ियों के लिए कहता था कि भैया जंतर मंतर नहीं, सोशल मीडिया नहीं, पुलिस को ट्वीट नहीं, तुम थाने तो जाओ 154 की एप्लीकेशन लेके। तो एक अधिवक्ता के साथ, एक महिला के साथ अगर ऐसी घटना हुई है, ये 504 और 509 के बिल्कुल वर्बल मॉलेस्टेशन है। ये बोला गया कि जो आपकी शादी है वो गैर इस्लामी है, जो आपका कोहिबिशन है, यानी जो आपका अपने पति से जिस्मानी रिश्ता है वो हराम है, इस मारे आपका बच्चा भी हराम है क्योंकि आपने निकाह नहीं किया है और गैर मुस्लिम से आपने शादी की है। तो ये बात 504 और 509 के दायरे में आती है। होना ये चाहिए था कि उसी शाम, पहले तो ये दोनों प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं होने चाहिए थे। ये बात बोलने के बाद ये प्रोग्राम कंटिन्यू कैसे हुए विद द सेम गेस्ट्स, ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात अगर बोल दी जाए तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये कंटिन्यू नहीं होने चाहिए थे, प्रोग्राम उसी टाइम रुक जाने चाहिए थे, या कम से कम उस गेस्ट को यह इंश्योर करना चाहिए था कि वहां से भगाया जाए, हटाया जाए। तो जहां तक मुझे आइडिया है, दोनों प्रोग्राम में ऐसा नहीं हुआ, झड़प हुई प्लेटफॉर्म पर और यह प्रोग्राम कंटिन्यू करे, विच इज समथिंग वेरी वियर्ड फॉर मी। इससे ज्यादा मैं इस बात पर आगे विश्लेषण नहीं करूंगा। होना यह चाहिए था कि आप 154 की सीआरपीसी लगते, ना आप योगी जी को ट्वीट करते, ना आप मोदी जी को ट्वीट करते, ना आप यूपी पुलिस को ट्वीट करते। जहां पर नोएडा में एक कार्यक्रम हो रहा था वहां के संबंधित थाने में, क्योंकि ये लाइव था, आप अपने घर से नहीं कर रहे थे, जुरिडिक्शन उस जगह का है जहां आप प्रोग्राम कर रहे थे, मौके पर आपको संबंधित थाने जाना चाहिए था और पुलिस में वहां पर तहरीर देनी चाहिए थी। उसके बाद आप ट्वीट करें ना करें, योगी को ट्वीट करने का क्या फायदा? मुझे ने तो अपनी किसी लड़ाई में योगी जी को ट्वीट नहीं किया, मोदी जी को या किसी को, ये तरीका मुझे समझ में नहीं आता। पर ट्विटर और सोशल मीडिया ऐसी चीज हो गई है, आदमी सारा जस्टिस, सारा न्याय अनफॉर्चुनेटली यहीं से मांगता है। मेरा ये काम करने का तरीका नहीं है। वकील को 154 की प्रार्थना पत्र लेकर थाने जाना चाहिए और थाने के बाद 156, जो मैं महिलाओं के लिए बोलता था, देखो मैं अपनी बात नहीं पलटता है रिजवान अहमद, और वहां पर अगर एफआईआर ना लिखी जाए तब आप 156(3) में कोर्ट जाइए। हाँ, उसके बाद आपको अगर लगे कि इंसाफ नहीं मिल रहा है तो आप सोशल मीडिया को एज अ प्लेटफॉर्म यूज भी कर सकते हैं। सीएम को लिख सकते हैं, गवर्नमेंट को लिख सकते हैं, डीजीपी को लिख सकते हैं, किसी भी को लिख सकते हैं, लेकिन पहले एज अ वकील आपको लीगल प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। ये पोर्टल में लिख दिया, पोर्टल में डाल दिया, उसको टैग कर दिया कि आप इसका कॉग्निजेंस लीजिए, बहुत अच्छी बात है अगर एफआईआर हो जाती है, पर यह सही तरीका नहीं है। अब आखिरी बात मेन में आता हूं। सबसे बड़ी ट्रेजेडी हम मुसलमानों की यह है कि जैसा मैंने बताया कि हम लोग कुरान शरीफ को लिटरली इंटरप्रेट करते हैं, यानी जो लिखा है उसी को इंटरप्रेट करते हैं। ऐसा किसी भी धार्मिक किताब में, मजहबी किताब में नहीं होता। हर चीज से आपको मेटाफोरिकली एक संदेश निकालना पड़ता है। जब हनुमान जी, हिंदू भाइयों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। हनुमान जी का किस्सा है, वो गए और वहां पर जो वो जड़ी बूटी ढूंढने गए और वहां उनको वो नहीं मिली, उन्होंने पूरा पहाड़ उठा लिया, छलांग मारी, और छलांग वो इतनी लंबी मारते थे कि लगता था कि वो उड़ रहे हैं। ठीक, अब इस किस्से को, इस कहानी को, इस कथा को क्यों बताया गया हिंदू भाइयों, क्यों बताया गया? एज अ मुस्लिम बताऊं, इसके पीछे संदेश क्या ये है कि तुम भी इतने बलवान हो जाओ कि पहाड़ उठा लो? इसके पीछे क्या आप हमको इंप्रेस किया जा रहा है कि हनुमान जी की शक्ति से हमको प्रभावित किया जा रहा है? पवन पुत्र, सॉरी, नहीं, कुछ नहीं किया जा रहा। हमको यह संदेश दिया जा रहा है कि जीवन में अगर तुम किसी ऐसी स्थिति में फंस जाओ कि तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे बिल्कुल प्रतिकूल हो, तुम फंसे हुए हो, तो कोई आउट ऑफ बॉक्स चीज ऐसी कर दो
जो तुम्हें सफलता तक ले जाएगी। ये है उस पूरी कथा के पीछे की कहानी जो कसम खा के बता रहा हूं रिजवान अहमद ने ना व्लॉग में पढ़ी है, ना ब्लॉग में पढ़ी है, ना किसी हिंदू ने, ब्राह्मण ने, कथावाचक ने, किसी ने नहीं मुझे बताया है। उस कथा से मैंने अपने जीवन में यह इंटरप्रेट किया है, हनुमान जी की कथा से। तो मुसलमानों की ट्रेजेडी यह है कि वो लिटरल इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो शब्द लिखा हुआ है एग्जैक्ट उसका मतलब निकाल लेते हैं। जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मां ने कहा कि तू बच्चे अगर खाना नहीं खाएगा मम्मी रूठ जाएगी, तुझसे जिंदगी भर बात नहीं करेगी। तो मुसलमान ये सोचेगा अरे देखो मम्मी तो अब जिंदगी भर बच्चे से बात नहीं करेगी। इतनी ही अकल है मुसलमानों में। निकाह का जिक्र जो कुरान शरीफ में है हिंदू भाइयों, आपको ताज्जुब होगा, कोई भी कुरान शरीफ में ऐसी आयतें नहीं हैं जो मैंडेटरी है कि निकाह के वक्त पढ़ी जाएं। पता है ये बात आप लोगों को हिंदू भाइयों? अरे गटर छापों की छोड़ो, इनको तो कुछ नहीं पता, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। और जो गटर छाप रिजवान अहमद के सामने आके साबित कर देगा कि कुरान शरीफ की फलाने सूरा की ये आयतें अगर निकाह के टाइम पर नहीं पढ़ी जाएंगी तो निकाह कबूल नहीं होगा अल्लाह ताला को, वो निकाह जायज नहीं होगा, वो निकाह सही नहीं होगा, वो निकाह बातिल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कुरान शरीफ की लाइट से हम लोगों को अपनी अकल लेनी चाहिए। ये मैं मुसलमान लोगों को संबोधित कर रहा हूं। हिंदू भाइयों, आप पर कुछ थोपने की या समझाने की कोशिश ना कर रहा हूं, ये मत समझ लो। सिर्फ एक लार्जर पिक्चर आप लोगों को बता रहा हूं और मुसलमान भाइयों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमें उसके लाइट में कुरान शरीफ की किसी भी आयत में यह नहीं लिखा है कि एक मौलवी बैठकर तुम्हारा निकाह पढ़वाएगा। कुरान शरीफ की किसी भी आयत में नहीं लिखा है कि निकाह के टाइम पर 2 गवाह होंगे। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर 2 गवाह होंगे, वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की वो अलग आयत है सूरह बकरा में। लेकिन निकाह के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। निकाह के लिए यह है कि तुम दोनों ने अगर एक दूसरे को कबूल लिया और ये तुमने एक दूसरे को ईमान से कबूल लिया तो तुम एक दूसरे को हो गए। उसके बाद जो भी निकाह की तस्वीर बनी, जो भी निकाह की शक्ल बनी, निकाह नामा बना, गवाह बने, ये रिवायतों से बने, ये प्रेसिडेंस से बने, ये बाद में इंसानों ने इसको डेवलप किया। गवाह की वैल्यू बता दूं हिंदू भाइयों, निकाह में क्या है। किसी भी धर्म में, मजहब में जब शादी होती है तो पति पत्नी एक साथ नजर आते हैं किसी ना किसी मौके पर, चाहे वो सिख भाइयों की हो, चाहे वो बुद्धिस्ट की हो, चाहे वो क्रिश्चियंस की हो, चाहे वो हिंदू की हो, सनातनियों की हो। पति पत्नी एक साथ नजर एक मंच पर आते हैं। भले उस जमाने में, उस टाइम में कैमरा नहीं था, कुछ नहीं था, पर आंखें तो देखती थी ना कि इन दोनों की आपस में एक में बांधा गया, एक जोड़ा इनका बनाया गया। मुस्लिम्स में क्योंकि अरब में पर्दा था, आदमी और औरत एक दूसरे के आमने सामने पूरी शादी में नहीं आते थे, तो यह तय करना पड़ा कि बाद में कोई शादी को, निकाह को लेके मुकर ना जाए, कोई निकाह या शादी खटाई में ना पड़ जाए। तो ये रिवायत आई कि इसमें 2 गवाह भी होने चाहिए। और जहां तक पत्नी से पहले पूछा जाता है, यह बात कुरान शरीफ से ली गई, क्योंकि कुरान शरीफ में था कोई लड़की की बिना मर्जी के तुम उसकी शादी नहीं कर सकते। क्योंकि लड़की के लिए था तो लड़के से भी पूछी गई। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप भारत में रह रहे हैं, यहां पर शरीयत की आपको अनुमति है, लेकिन उसी संविधान ने एक स्पेशल मैरिज एक्ट बना रखा है जिसमें जो महिला का विवाद हुआ है उसने बताया कि उसकी शादी हुई थी। यानी दोनों चीजें हैं। अब मैं बात कर रहा हूं आपकी मुस्लिम टू मुस्लिम, अभी मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एज अ मुस्लिम, अगर हम मुस्लिम है और मुस्लिम लड़की से शादी करनी है, तो अगर हम शरीयतन करना चाहते हैं तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं निकाह करूंगा, निकाह के तरीके से करूंगा। लेकिन एज ए मुस्लिम मैन एंड वुमेन, क्योंकि संविधान ने वो कानून बना रखा है, मुझे डायरेक्टली कोर्ट मैरिज की भी अनुमति देता है। बोथ बीइंग मुस्लिम्स, दोनों जायज हैं, दोनों में कोई भी गलत नहीं है, मकरूह नहीं है, बातिल नहीं है। पहली चीज। इसी तरह तलाक है। अगर शरीयत ने मुझे एक अनुमति दे रखी है अपनी पत्नी से या पत्नी को पति से, कर पत्नी को तो अनुमति नहीं है, खुला के नाम पर औरत की ऐसी की तैसी कर देते हैं। पति को अगर यह अनुमति मिली हुई है कि वो चिट्ठी डाल के भी तलाक ले ले,
तो शरीयत ने अनुमति दे रखी है, वो शरीयत से भी ले सकता है। इन जाहिलों से पूछो जिन्होंने उस महिला से ये बोला कि क्योंकि तूने निकाह नहीं किया है तू अडल्टरी कर रही है। इन हरामजादों से ये पूछो, और तूने ये अडल्टरी कर रही है और तेरा बच्चा भी हराम है। अगर एक आदमी तलाक लेता है और तलाक बतौर शरीयत नहीं लेता, बतौर कानून लेता है, बतौर कोर्ट लेता है, विद हस्बैंड एंड वाइफ बोथ बीइंग मुस्लिम्स, तो क्या वो तलाक, वो सेपरेशन जायज नहीं होगा? ये माना जाएगा कि नहीं, ये तलाक नहीं हुआ है। इतने जाहिल हैं ये। अगर एक मुसलमान है, कुछ हरकत करता है, चोरी करता है, तो शरीयत कहती है उसका हाथ काटा जाएगा, गला काटा जाएगा, लेकिन कानून कहता है नहीं, उसको ट्राई करके उसको जेल में भेजा जाएगा। इन गटर छापों से ये पूछो कि अगर एक मुसलमान गुनाह करता है और बतौर शरीयत उसको सजा नहीं मिलती, बतौर कानून उसको सजा मिलती है और वो जेल काट के बाहर निकलता है, तो तुम कैसे मान लेते हो कि उसको सजा मिल गई? क्योंकि तुम तो ये कहते हो कि हर चीज बतौर शरीयत होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है, दो मुस्लिम लोग, एक आदमी को अपनी भाई बहन को प्रॉपर्टी बांटनी है, चाहे वो शरीयत के हिसाब से बांटे, चाहे वो मॉडर्न लॉ के हिसाब से बांटे, सिविल लॉ के हिसाब से बांटे, दोनों चीज एक सेकुलर राष्ट्र में वैलिड होती हैं और लीगल होती हैं। इन गटर छापों को के खिलाफ जो उन्होंने बोला कि आप जिना कर रही हो, अडल्टरी कर रही हो, क्योंकि आपका निकाह नहीं है, ये वर्बल मॉलेस्टेशन 509 में आता है। 504 और 509 में इसमें एफआईआर होनी चाहिए थी। मैंने आपको 3 उदाहरण दे दिए। मैं एज अ मुस्लिम लड़की से बतौर शरीयत भी निकाह कर सकता हूं, बतौर कोड भी निकाह कर सकता हूं। तलाक में बतौर शरीयत भी दे सकता हूं, बतौर कोड भी दे सकता हूं। प्रॉपर्टी डिवीजन में बतौर शरीयत भी कर सकता हूं, बतौर कोड भी कर सकता हूं, हर तरीके से। और सजा तो शरीयत की यहां है ही नहीं। जब मैं सजा कोर्ट के थ्रू, मॉडर्न लॉ के थ्रू काट के आता हूं, तब तुम कैसे बोलते हो कि मुसलमान ने तो सजा काट ली? तुम्हें तो बोलना चाहिए कि भले आदमी 10 साल बाद छूट के आया है, हमारे हिसाब से तो उसने सजा नहीं काटी, हमारे हिसाब से तो इसका कार पर गला कटना चाहिए। तब तुम ये बात नहीं बोलते हो। तो बड़ी आसान भाषा में आपको बता दिया, सेकुलर मुल्क में दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं। एज अ मुस्लिम कपिल हम चाहें किसी को भी अडॉप्ट कर लें। अब जो मौजूदा महिला का मैटर है, उनके जो शौहर हैं वो नॉन मुस्लिम हैं। ये बात अगर किसी कटर छाप मौलाना से पूछी जाए तो उसको बस इतना बोलना चाहिए, तो उस गटर छाप को सिर्फ इतना बोलना चाहिए, इस महिला ने संविधान के नजरिए से, कानून के नजरिए से एक वैध विवाह किया है, एक लॉफुल लीगल विवाह किया है। जहां तक इसके हिंदू से निकाह करने की बात है या हिंदू से शादी करने की बात है, तो ये जाने और इसका अल्लाह जाने, इसका खुदा जाने, मौलाना हो या धर्म गुरु हो या प्रीस्ट हो, तुम इंसान और परमेश्वर और गॉड और अल्लाह के बीच की दलाली बंद करो। और हर हिंदू से, हर ईसाई से और हर मुसलमान से ये बात कहता हूं कि वक्त निकालो, खुद अपने ग्रंथ पढ़ो, खुद कुरान पढ़ो, खुद हदीसें पढ़ो, खुद सोचो क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है आज के जमाने के हिसाब से, और परमेश्वर से, गॉड से, अल्लाह से मेरी तरह सीधा संवाद करो। इस मौके पर बोलूंगा, मौलानाओं की दलाली अल्लाह और तुम्हारे बीच में जो हो रही है उसको बंद करवाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।